बंगाल और उड़ीसा दौरे पर रहे पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर और उड़ीसा के मयूरभंज में जनसभा को किया संबोधित। उड़ीसा के बालासोर में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी की सरकार बनना तय, 10 तारीख को उड़िया की मिट्टी का लाल भी लेगा शपथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी में धुआंधार चुनाव प्रचार। महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, गाजीपुर में की ताबड़तोड़ सभाएं। गाजीपुर में किया रोड शो। 7वें चरण के लिए तूफानी चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे उड़ीसा। बालेश्वर और भद्रक में खड़गे ने जनसभाओं को किया संबोधित। बीजेपी पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी सिर्फ चुनाव में आकर धर्म के नाम पर मांगते हैं वोट। और नॉर्थ कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया रोड शो। रोड शो के दौरान उमड़ी लोगों की भीड़ ने किया ममता का अभिवादन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू तेजस्वी समेत उनके पूरे खानदान ने बिहार में सुशासन की हत्या कर रखी है। नागमणि ने कहा कि लालू तेजस्वी के नेतृत्व को लोगों ने खारिज कर दिया है। नालंदा में भाकपा माले उम्मीदवार संदीप सौरभ को लेकर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वह बाहरी के साथ साथ लफू भी हैं, जिसका पालीगंज में गुंडागर्दी करने के अलावा कोई काम नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार की तारीफ करते हुए नागमणि ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में पूरे बिहार में सड़कें बनी, बिजली आई और चारों तरफ विकास हुआ। कोयरी के नाम पर 8 टिकट इन्होंने देने का काम किया है ताकि कोयरी समाज का वोट हमको मिले। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आरजेडी में लालू यादव और तेजस्वी यादव को माइनस कर दिया जाए और 25 एमपी यादव जीत जाए, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये हाथ उठाने वाले लोग को ही लालू यादव ने टिकट दिया है, नंबर 1। नंबर 2, जहां आपने प्रश्न किया है कि बाहरी जो महागठबंधन का उम्मीदवार बाहरी है, ये बाहरी के साथ साथ लफ्फू भी है। इसका पालीगंज में गुंडागर्दी करने के अलावा कोई काम ही नहीं बच गया है। वहीं दूसरी ओर बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नालंदा हो चाहे पूरे बिहार में सड़कें बनी, बिजली आई, पुल पुलिया का निर्माण हुआ, स्कूल कॉलेज का बिल्डिंग बना। और सबसे बड़ी बात है कि लालू राबड़ी के टाइम में गुंडागर्दी चरम सीमा पर था। कोई 5 बजे के बाद घर से निकलता नहीं था। जो नौकरी पेशा करने वाले थे, जब तक वो अपने घर लौटते नहीं थे तब तक घर के लोग चिंतित रहते थे। लेकिन बाबू नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है। अब रुक करेंगे अगली खबर का ग्वालियर से। अगली खबर है जहां भीषण गर्मी में लू लगने से 2 बच्चों की मौत हुई है। आपको बता दें, दादी और मां के साथ दवा लेने गए थे मुरैना। तेज धूप में लू लगने से ऑटो में ही दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। 10 वर्षीय अभिषेक व 12 साल की मोना की मौत हुई है। ग्वालियर से अहम खबर आपको दिखा रहे, तेज धूप में लू लगने से ऑटो में ही 2 बच्चों ने दम तोड़ा है। 10 वर्षीय अभिषेक व 12 साल की मोना की मौत हुई है। आपको बता दें, भीषण गर्मी के बीच लू लगने से ये मौत हुई है। ग्वालियर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। दादी और मां के साथ दवा लेने गए थे ये मुरैना। तेज धूप में लू लगने से ऑटो में ही दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। तो भीषण गर्मी ये जानलेवा साबित हो रही है। लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। अगली खबर मुरैना से है, जहां स्टेशन के पास हादसे से बची है बाल बाल बची वंदे भारत। वंदे भारत से टकराया और वेल्डिंग बेल्ट ट्यूमर टकराने से हुआ वंदे भारत में तेज धमाका। स्टेशन के पास 40 मिनट तक खड़ी रही है वंदे भारत। मुरैना से अहम खबर, स्टेशन के पास 40 मिनट तक खड़ी रही ये वंदे भारत। स्टेशन के पास हादसे से बची है वंदे भारत। मुरैना स्टेशन की यह घटना है। वंदे भारत से टकराया वेल्डिंग वेस्ट ट्यूबर। टकराने से हुआ वंदे भारत में तेज धमाका। स्टेशन के पास करीब 40 मिनट तक खड़ी रही है वंदे भारत।
मुरैना स्टेशन के पास हादसे से बची है वंदे भारत। आपको बता दें, वंदे भारत से टकराया वेल्डिंग बेल्ट ट्यूमर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी भोपाल में बढ़े हुए तापमान में जहां जनता की मुसीबत बढ़ा रखी है, वहीं बिजली विभाग की लापरवाही से भी जनता जूझ रही है। गर्मी के बीच लगातार बढ़ते तापमान में बिजली की कटौती के कारण घरों में महिलाओं और बच्चों के बुरे हाल नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग में मेंटेनेंस के नाम पर लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। वहीं सरकार भी गर्मी को देखते हुए जनता को प्याऊ जैसी सुविधा देने में विफल नजर आ रही है। क्षेत्र के ही हाल गर्मी के दिनों में बुरे नजर आ रहे हैं। हम मौजूद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के एमपी नगर बोर्ड ऑफिस चौराहे पे, जहां पर एक तरफ भयावह गर्मी चल रही है और टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है और लाइट की भी कटौती देखने को मिल रही है। हम बता दें आपको, ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल लाइट जाने के कारण ये सिग्नल बंद हो चुका है और यहाँ पर जो मौजूद पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी हाथ से जो है जो ट्रैफिक चला रहे हैं। तो एक बड़ी एक लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे, 45 डिग्री टेम्परेचर होने के कारण पुलिस जो है, पुलिस की जो टीम यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की टीम तैनात है और हाथ के सहारे और सीटियों के सहारे ट्रैफिक चला है। तो बड़ी मतलब लापरवाही है, क्योंकि जो सरकार है, मतलब सरकार है, उनको गर्मी में जो लाइट का जो इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। ऐसे में एक देखने वाली बात होगी कि शासन और प्रशासन इस ओर क्या कदम उठाता है और इस बारे में हम लगातार गर्मी पड़ रही है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा और वहाँ एक तरफ लाइट की भी समस्या और कुछ लोगों से और हम बात करने की कोशिश कभी करेंगे और हम बताएंगे भी आपको। पड़ रही है और क्या, लाइट जा रही है गर्मी में? हाँ, लाइट भी बहुत कट रही है और पानी का भी दिक्कत हो रहा है और पानी बहुत गर्म पड़ रहा है। मतलब गर्मी की वजह से बहुत पानी, मतलब इतना पानी की मतलब चावल भी पक जाए उसमें बस इतना ही। लाइट की भी कटौती हो रही है? लाइट की भी कटौती हो रही है। रात में दो तीन बार लाइट जा रही है। पसीने में लोग तर हो रहे हैं, लाइटें बंद हो जाती है। गर्मी का 5वां दिन है, मैं देख सकता हूँ लाइट की कटौती भी काफ़ी होती है, जिससे हम सभी को काफ़ी सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं जैसे कि अभी 44-45 डिग्री पारा जा रहा है। इसमें आने वाले समय में हो सकता है 50 के पारे भी जाए। इसमें हम सबको एक पहल उठाना चाहिए कि पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। जो है पेड़ पौधों की कमी के कारण भी पारा में काफ़ी ऊपर आ रहा है पारा उरा, जो 44-45। अगर पेड़ अधिकतम हो तो अपन गर्मी से निजात पा सकते हैं। सर, गर्मी बहुत तेज है और लाइट भी बहुत तेज कट रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? क्या हम जब बोल रहे हैं सरकार से, लाइट नहीं कटनी चाहिए। पानियों की समस्या आ रही है? पानी की 4-5-6 कुप्पा पानी व्यवस्था हो रही का, इतना पानी जा रहा हो नलों में। काफी समस्या। लाइट जावे तो पानी भी चलो जाओ और डबल से नल खोले ही नहीं वे। लाइट भी बहुत जा रही है और गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी के कारण स्वास्थ्य भी खराब रह रहा है पब्लिक का। क्या इससे परेशानी समस्या हो रही है, पानी की समस्या हो रही है। इतने बुरे हालत है कि बेचारे चलने वालों को जीना दुश्वार हो रही है। अब वो तो मजबूरी में चल रहा है, लोग क्या करें। अच्छा, लाइट भी कट जाती है गर्मी में? हाँ, लाइट चली जाती है। लाइट का इस वक्त तो और ज़्यादा हो रही है सबके साथ। आम पब्लिक की और सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? उनका मसला हल करना चाहिए सरकार को। सरकार को मसला हल करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम बनाना चाहिए कि गरीबों को परेशानी नहीं हो। लेकिन गरीब इस वक्त बहुत परेशान है गर्मी की वजह से। देखो, जिस हिसाब से अभी नौता पर चल रहा है, 48 से 49 डिग्री तक दिन का टेम्परेचर हो रहा है। तो ये टेम्परेचर हम लोग 35-38 तक ला सकते थे अगर हम उसके प्रति जागरूक होते, पेड़ पौधे लगाते। पेड़ पौधे हर इंसान को साल में कम से कम एक इंसान अगर 10 पेड़ भी लगाता है तो, जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले एक जंगली एरिया में गया हुआ था, वहाँ पे जो टेम्परेचर था ना अपने शहर की अपेक्षा बाकी काफ़ी कम था, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा लगे हुए थे। तो प्लस सरकार से मेरी गुजारिश है छोटी सी, कि जगह जगह पे चौराहे पे एक सरकारी प्याऊ जैसा कोई कुछ व्यवस्था की जाए, जिसमें मुसाफिरों को पानी की व्यवस्था प्रॉपर हो। देखिए, ऐसा है कि गर्मी जो है अपने ज़ोर शोर से प्रकृति अपना काम करेगी, लेकिन ये है
शर्त यह है कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। जो दोपहर में लाइट काटी जाती हो नहीं काटना चाहिए। जो भी मेंटेनेंस कार्य हो सुबह शाम में निपटाना चाहिए। और जगह जगह जहाँ स्टॉपेज पे बस रुकती है वहाँ पे कम से कम प्याऊ की सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। पहले हुआ करती थी, अब बीच बीच में डेवलपमेंट के चक्कर में हटा दी गई है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। इस बार तो पहले की अपेक्षा काफ़ी गर्मी पड़ रही है, किस प्रकार आप देखो पहले की अपेक्षा अभी काफ़ी गर्मी पड़ रही है और मेरे को लगता है कि आने वाले सालों में और भी बढ़ेगी। वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ना अभी अपन लोग जागरूक तो है पर वो सारी चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि पेड़ हम दिन ब दिन काटते जा रहे हैं। हम 100 पेड़ काट रहे हैं और एक भी नहीं लगा रहे हैं, है ना। और अगर लगा भी रहे हैं तो बस उसका फ़ोटो खींच के, है ना, सोशल मीडिया में डाल के हम ये शो कर रहे हैं कि हमने इतने पेड़ लगा लिए हैं, हम इन्वायरमेंट के प्रति ऐसे जागरूक है। बाकी उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। रात में सर लाइट चली जाती है तो बहुत परेशानी होती है। पंखा नहीं चलता और बाहर बैठना पड़ता है 2-2 3-3 घंटे। पार्क पे और पार्क पे घूमते हैं तो पुलिस बार बार परेशान करती है रात में। इस चक्कर में लाइट को बहुत कट रही है सर। हर कभी चली जाती, कोई टाइम टेबल नहीं चल लाइट का। गर्मी में इंसान सो नहीं पा रहा, रुक नहीं पा रहा घर पे। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ सुनील मालवी, न्यूज़ इंडिया, भोपाल। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बलिया से अगली खबर है, जहां बलिया लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर के प्रचार में बलिया पहुंचे भाजपा नेता मनोज पांडे ने बताया कि आखिरकार बड़ी संख्या में सपा नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। मनोज पांडे ने अखिलेश यादव पर दिशाविहीन परिवार और जाति की राजनीति कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जिसने सनातन और प्रभु श्री राम का विरोध किया है उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। देखिए, ये बहुत वीर भूमि है। 1857 के नायक के रण और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई की ये स्वयं उसकी गवाह है। और मैं समझता हूँ कि आज बलिया में जिस तरीके से आदरणीय भारत के उस गृह मंत्री ने, जिन्होंने भारत में एक रूपता लाने का काम किया, भारत में नक्सल समाप्त करने का काम किया, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा थी उसको मजबूत करने का काम किया है, उन्होंने अपील किया है कि आज देश को आवश्यकता है एक बार फिर मोदी सरकार। और मैं समझता हूं कि आज राष्ट्र और राष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति आज वो ये मन में बाट जो रहा है कि वो दिन कब आएगा 4 जून का रिजल्ट, जब भारत में फिर नौजवानों, कमजोरों, गरीबों और किसानों की हिमायती सरकार और उसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर शपथ लें। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर बहराइच से है, जहां घर के सामने खड़ी बाइक से एक चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें गाड़ी की डिग्गी से 1.5 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार हुए हैं। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। बैंक से पैसा निकाल कर घर पहुंचा था किसान और किसान के घर के सामने से ये चोरी की वारदात हुई। सूचना के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। चौक चौराहों पर तलाशी का अभियान भी चलाया गया है। बैंक से पैसा निकालकर गांव पहुंचा था किसान। खैरी घाट थाना क्षेत्र के तकिया गांव का ये पूरा मामला है। तो बहराइच से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बैंक से पैसा निकालकर गांव पहुंचा था किसान। इस दौरान बदमाशों ने घर के सामने से उसका पैसा लूटकर फरार हुए। बदमाश घर के सामने खड़ी बाइक में चोरी की घटना हुई है। डिग्गी से 1.5 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार हुए हैं। बाइक सवार ये बदमाश जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बैंक से पैसा निकालकर घर पहुंचा था किसान। इसी दौरान किसान के 1.5 लाख रुपए बाइक की डिग्गी से लेकर फरार हुए बदमाश। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जिला कारागार का निरीक्षण करने पहुंचे जिला जज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर यह निरीक्षण किया गया है। बंदियों को बीमार होने पर उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। बंदियों से उनकी बीमारी दवा के संबंध में पूछा गया है। तो बंदियों को बीमार होने पर उपचार के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें बंदियों से उनकी बीमारी और दवा के संबंध में भी पूछा गया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एटा से अहम खबर। जिला कारागार का निरीक्षण करने पहुंचे हैं जिला जज। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर यह निरीक्षण किया गया है। बंदियों को बीमार होने पर उपचार के निर्देश दिए गए हैं। बंदियों से उनकी बीमारी पूछी गई और दवा के संबंध में भी जानकारी ली गई है। आपको बता दें एटा से यह अहम खबर।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। महाराजगंज से अगली खबर, जहां सील हुई है भारत नेपाल सीमा। सोनली और ठूठीबारी में गिराया गया बैरियर। विशेष परिस्थितियों में ही खोला जाएगा बॉर्डर। चुनाव के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत बंद हुआ बॉर्डर। विशेष परिस्थितियों में ही खोला जाएगा अब ये बॉर्डर। महाराजगंज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सील हुआ है भारत नेपाल बॉर्डर। आपको बता दें, सोनोली और ठूठीबारी में गिराया गया है बैरियर। विशेष परिस्थितियों में ही खोला जाएगा बॉर्डर। चुनाव के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत यह फैसला लिया गया है। तो महाराजगंज से अहम खबर, सील हुआ भारत नेपाल बॉर्डर। सोनोली और ठूठीबारी में गिराया गया बैरियर। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मुरादाबाद से अगली खबर है, जहां फिर दिखा है तेज रफ्तार का कहर। हादसे में युवती सहित 3 लोग घायल हुए हैं। टक्कर मारकर कार खड़े वाहन से टकराई। आपको बता दें, हादसे के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। तो हादसे के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। तो मुरादाबाद से अहम खबर, फिर दिखा है तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने लोगों को रौंदा है। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हुई है। टक्कर मारकर खड़े वाहन से टकराई है कार। हादसे के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। अगली खबर जौनपुर से, जहां सूचना विभाग का पत्रकारों के लिए फरमान जारी हुआ। आपको बता दें, पत्रकारों का कराया जा रहा है LIO वेरिफिकेशन। काउंटिंग के पहले दबाव बनाने की हो रही कोशिश। सूचना विभाग नाकामी छुपाने का लगातार प्रयास भी कर रहा है। सूचना विभाग नाकामी छुपाने का लगातार प्रयास कर रहा है। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर से अहम खबर, सूचना विभाग का पत्रकारों के लिए नया फरमान जारी हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर से अगली खबर, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। गाजीपुर में बीजेपी जीतने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया है। गाजीपुर के लोग गुंडागर्दी से आजिज आ चुके हैं। मौर्य ने यह बयान दिया। अखिलेश यादव के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। तो गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। गाजीपुर के लोग गुंडागर्दी से आजिज आ चुके हैं। अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। गाजीपुर से यह अहम खबर, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गाजीपुर में बयान सामने आया है। गाजीपुर में बीजेपी जीतने जा रही, केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कही। देश में 708 साल की जो विजय है 2024 में भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर लोकसभा में दोहराने जा रही है। गाजीपुर के लोग गुंडागर्दी से आजिज आ गए हैं। विकास विरोधी जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, उस शोषण के विरुद्ध कमल का बटन दबाने जा रहे हैं, कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं और पारसनाथ राय जी को गाजीपुर से सांसद बनाने जा रहे हैं। और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं, इनके सांसद बनते ही दिल्ली और लखनऊ के खजाने का मुंह गाजीपुर के लिए खोल दिया जाएगा। धन्यवाद। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर से अगली खबर है, जहां नई बन रही बिल्डिंग का छज्जा गिरा है। कलेक्ट्रेट परिसर में बन रही ये नई बिल्डिंग बिना मानक बिना नक्शा के बन रही थी ये बिल्डिंग। हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ठेकेदार की घटिया निर्माण से अधिवक्ता आक्रोशित नजर आए हैं। नाबालिग मजदूरों से कराया जा रहा था कार्य। सदर कोतवाली के कचहरी परिसर का ये पूरा मामला है। नई बन रही बिल्डिंग का छज्जा गिरा है। घटिया मानक से ये बनाए जा रही थी बिल्डिंग। नाबालिग मजदूरों से कराया जा रहा था इस बिल्डिंग में निर्मित बिल्डिंग में काम। सदर कोतवाली के कचहरी परिसर का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, नई बन रही बिल्डिंग का छज्जा गिरा है। फतेहपुर से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। नई बन रही बिल्डिंग का छज्जा गिरा है। इस दौरान 3 मजदूर घायल हुए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में बन रही है बिल्डिंग। बिना मानक बिना नक्शा के ये बिल्डिंग बन रही।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां कॉलोनी में कल मिली लाश का ये मामला है। ई रिक्शा चालक 100 को फेंक कर फरार हुआ था। चिन्हट के स्वप्न लोक में मिला था 100। सुबह लाश को ठिकाने लगाकर वो रफू चक्कर हुआ। मड़ियाव निवासी अंगद, आपको बता दें, मड़ियाव निवासी अंगद सिंह के रूप में शिनाख्त हुई है व्यक्ति की। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। ई रिक्शा चालक व उसके रिश्तेदार से पूछताछ की जा रही है। 100 को ठिकाने लगाए जाने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सोनभद्र जिले में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। भाजपा सरकार सोनभद्र, चंदौली और बनारस में माफियाओं को संरक्षण दे रही है। अखिलेश यादव की सभा में भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें, सभा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव धुंधी विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी विजय सिंह गोंड और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा प्रत्याशी छोटेलाल आपको बता दें खरवार के पक्ष में उन्होंने वोट मांगा। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला। अभी चलो सर, अब मोदी जी केरल में चले गए हैं ध्यान लगाने। चुनाव चल रहा है, मोदी जी केरल चले गए हैं। देखिए, ये चुनाव बदलाव का है और अभी तक जो देखने को मिला है, जो लोग कहते थे 400 पार, उन्हें समझ में आ गया है कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, इस बार 140 करोड़ की जनता 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और किसान की आय के साथ जो धोखा दिया है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है सर। इसीलिए जो लोग जनता का गुस्सा समझ गए हैं, वो न केवल खुद डगमगाए हैं, न केवल उनका आत्मविश्वास डगमगाया था, बल्कि उनकी जवान भी डगमगा गई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बलिया लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर का प्रचार करने पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने सपा के 2 बड़े नेताओं नारद राय और राम इकबाल सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाई। मंच पर अमित शाह ने दोनों ही नेताओं को भगवा पट्टा पहनाया। नारद राय ने अमित शाह का धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं बीजेपी का सबसे छोटा और नया कार्यकर्ता हूं। बीजेपी ने जो सम्मान दिया है, कुछ सामान को समेटकर जनता के बीच, आपको बता दें, उस सम्मान को समेटकर जनता के बीच अपना स्थान बनाकर बीजेपी का एक दिन मजबूत कार्यकर्ता बनूंगा। पट्टा लेकर के साझा नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी ने और माननीय अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी का कोई पट्टा नहीं है, इसकी चिट्ठी में एक तरह से कह दे करके हमको सम्मानित भी किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण भी कराने का काम किया। तो मैं भी संकल्प लेता हूँ कि चुनाव 3 दिन रह गया है, समय कम है और काम ज़्यादा है। इसी 3 दिन में समाजवादी पार्टी पूरे पूर्वांचल में करूँगा। जो गृह मंत्री जी ने आज आपको सम्मान दिया, क्या कहना चाहेंगे? एक राष्ट्रीय स्तर के नेता जो आप मंच पर सम्मान मिला, यही संस्कार और संस्कृति और सभ्यता भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पहुँचाने का काम है। समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद आज आपने बीजेपी ज्वाइन किया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी में छोड़ा कहाँ था, आज ही बीजेपी ज्वाइन किया। आज अमित शाह जी आए हुए थे, कितनी खुशी है? अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री ही नहीं है, नए भारत के सृजन के लिए एक योद्धा हैं, जिन्होंने 370 हटाई और 3 तलाक को समाप्त किया और राम मंदिर के बनने में भी काफ़ी मार्ग प्रशस्त किया। और वो भारत को समझते हैं, मैं कह सकता हूँ कि वो इंडिया को समझते हैं। जो बाकी लोग उल जलूल बोलते रहते हैं, वो ठीक है, चुनाव में कोई बोल ले, लेकिन वो भारत को समझते हैं, मैं कह सकता हूँ। वो सरदार पटेल की तरह से भारत को समझते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली जिले के जिला सपा कार्यालय पर सपा की प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी को संबोधित कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट करने का आग्रह किया गया। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बताया कि ये पिछड़े समाज की
पिछड़े समाज के पिछड़े नेता के रूप में जीवन यापन करना चाहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपनी सीट नहीं बचा पाए तो यह क्या किसी का नेतृत्व कर सकते हैं। योगी ने भी कहा कि लाल टोपी से उनको घबराहट होती है और लाल टोपी एक क्रांति की निशानी है और एक क्रांति की एक ऐसी वैचारिक क्रांति है कि ये वैचारिक क्रांति 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लाल टोपी वाले खत्म कर दें। 6 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, आपका 7वां चरण का चुनाव होने वाला है। इसमें अब तक आपकी पार्टी कितनी मजबूती से लड़ी है और कितनी सीट पा रही है? पहले चरण से लेकर के 6वें चरण के चुनाव तक उत्तर प्रदेश में जहां हम मौजूद हैं, हमारी इंडिया अलायंस की 79 सीटें जीत करके आ रही हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली संसदीय क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार मौर्य की जीत के लिए सकलडीह विधानसभा के स्थानीय इंटर कॉलेज के मैदान में बुधवार को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और सपा 80 सीट पर जीतने का दम भर रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में रहेगी और बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने कहा कि चंदौली संसदीय क्षेत्र से पिछड़ा वर्ग का कोई भी उम्मीदवार नहीं है, इसलिए मुस्लिम पिछड़ा वर्ग का जबरदस्त जन समर्थन है, इसलिए हमारा प्रत्याशी चंदौली संसदीय क्षेत्र से जीत रहा है। बैठाने का काम करें और मुख्य मंडल प्रभारी बनारस मंडल माननीय डॉक्टर विनोद कुमार जी मंडल प्रभारी बनारस मंडल, घनश्याम प्रधान जी जिला अध्यक्ष चंदौली, माननीय वाराणसी माननीय अमित यादव समाज पार्टी के जो यहाँ के हमारे प्रत्याशी सत्येंद्र मौर्य जी चंदौली लोकसभा, उनके समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए मैं आया हूँ। और मैं आज सुबह से ही क्षेत्र में हूँ। जो मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ की जनता ने एक निर्णय लिया है कि अब की बार यहाँ से हम लोग पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो सत्येंद्र मौर्य हैं उनको जिताकर भेजने का काम करेंगे। क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर आप अपने प्रत्याशी को जिता रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मेन मुद्दा है इस देश में जो भारतीय संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने बनाया है, इस देश की हुकूमत अपने हाथ में लेकर के इस संविधान को पूरी तरह इस देश में लागू कराना। सपा बता रही कि आप भाजपा की बी टीम है। मैं बता रहा हूँ कि समाजवादी RSS भाजपा की ही नीतियों से चलती है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कासगंज उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, तो वहीं विद्युत आपूर्ति का काम होना, आपको बता दें विद्युत आपूर्ति का कम होना भी लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। वहीं जनपद कासगंज के ग्रामीणों की माने तो यहाँ ग्रामीण अंचल में पूर्व में न तो बिजली अच्छी मिल रही है। आपको बता दें बीते 1 माह से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगभग 12 से 14 घंटा की आपूर्ति हुई है। वहीं बिजली आपूर्ति कम होने से खेत की फसलें सूख रही हैं, साथ ही गर्मी के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं शहरी लोगों की माने तो पिछले कुछ वर्ष 2013 की अपेक्षा बहुत बढ़िया बिजली उन्होंने बताया कि मिल रही है। बिजली भरपूर मिल रही है, हालांकि बीते कुछ दिनों से अधिक गर्मी पड़ने व ओवरलोडिंग होने के कारण ट्रांसफार्मर फूकने या बिजली के तार टूट जाने या फॉल्ट आने से बिजली कटौती हो जाती है। बहुत ज़्यादा। इससे पहले बिजली कैसी आती थी, अब कैसी आ रही है? थोड़ी ठीक थी, बाकी अब थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत है। फसल सारी सूख रही है, लोग बहुत परेशान हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, आप लोग कैसे फिर समस्या को देखते हैं? जाते हैं, बिजली वाले सुनते नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, यही बात नहीं करता और बहुत दिक्कत है, सारी फसल सूख गई। यहाँ लाइट कैसी चल रही है, क्या पोजीशन है? बड़ा दिक्कत है, कम से कम 2 महीना पहले से लाइट, जब चुनाव से पहले 2 महीना पहले लाइट गड़बड़ कर दी है और कोई अधिकारी SDO JE साहब जन तक शिकायत जारी है एक्शन तक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में 30 वर्षीय युवक का शव उसके खेत में कुछ दूरी पर पेड़ पर लटकता मिला। मृत युवक के कपड़े कुछ ही दूरी से बरामद हुए। आपको बता दें SP ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और बताया कि मृतक रात में खेत में आया था, उसके बाद लापता हो गया और बुधवार को उसका शव फंदे से लटकता हुआ देखा गया। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उत्तरावा निवासी चंगा लाल का 30 वर्षीय विवाहित बेटा नीरज रावत मंगलवार की शाम अपने गांव में स्थित मक्के की फसल को देखने के लिए गया था और वहीं से लापता हो गया।
क्या हुआ मीनू भैया? जी हुआ ये कि शाम को ये मतलब टहल रहे थे, वहीं गर्मी हो रही थी तो वहीं आसपास में कौन सब टहल बच्चे, रहा था? ये नीरज हमारे भाई जो हैं ये टहल रहे थे। उसके बाद ये अचानक गायब हो गए। तो देख सब लोग पता करने लगे कि मतलब कहाँ गए, कैसे गए। अब पता कर रहे कि शायद कहीं रिलेशन में गए हैं या कहीं गए हैं। उसके बाद रही रात, बड़ी रात तक, देर रात तक ढूंढे लगे, 12 बजे तक। उसके बाद पता नहीं चला। सुबह हम लोग ढूंढ रहे थे तो पिताजी आए तो वो बगल में मक्के का खेत है, उसमें देखे, उसमें नहीं गए थे हम सब लोग शाम को कि मक्के खेत में इतनी गर्मी कैसे बैठेंगे। तो सुबह देखे वहाँ पे कपड़े और ब्लड और एक बांस का टुकड़ा, एक पत्थर मिला। तो पता चला कि मतलब कुछ कोई दिक्कत, गड़बड़ी कुछ हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये घटना तो ये रात की है। जैसा कि अभी इनके भाई बहनों से बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि शाम को तीनों भाई खेतों में पानी लगाए थे और ये इसके बाद 2 लोग घर चले गए थे और ये खेतों में ही रह गए थे। इन्होंने कहा था हम थोड़ी देर बाद आते हैं। अभी जब रात तक ये नहीं आए तो इन लोगों ने मोबाइल मिलाना शुरू किया तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह जब ये लोग खोजते हुए आसपास आए तो फिर बता रहे 9 बजे के आसपास गांव के काफ़ी करीब है, मक्के का खेत था, उसमें शर्ट मिला, चप्पल मिला। इन लोगों को कुछ डाउट हुआ, उन्होंने को पुलिस को सूचना दी। फिर थोड़ी देर पर दूर पे, लगभग 300 मीटर दूर है फिर वहाँ पे एक पेड़ पर उनकी डेड बॉडी मिली। प्रथम दृष्टया ये हत्या ही है स्पष्ट तौर पे। और इसके पीछे अभी जो परिवार के लोगों से बात हो रही है उनका कहना है कि हमें कोई जाहिरा रंजिश की जानकारी नहीं हो पा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ में आधी रात को युवक कब्रिस्तान में पहुंचकर वह, आपको बता दें, वहां बनी कब्रों को तोड़ने लगता है। आधी रात को शोर सुनकर लोगों को शक होने पर कब्रिस्तान पहुंचकर युवक को दबोचा गया तो युवक बातों में उलझाने लगा। लेकिन सुबह होते ही मामला तूल पकड़ता देख पुलिस ने अब्दुल रज्जाक नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आलमबाग के गढ़ी कनौरा स्थित आरती नगर में माहौल बिगाड़ने को लेकर अराजक तत्व द्वारा रात के अंधेरे में पुरानी कब्रों को तोड़ने लगा यह युवक। स्थानीय लोगों को तोड़े जाने पर शोर लगा तो कुछ लोग वहां पर पहुंचे और उसका वीडियो कुछ स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया और वायरल कर दिया गया। पूरे मामले की जानकारी जब क्षेत्र वालों को हुई तो मोहल्ले के सभी लोग सुबह सुबह कब्रिस्तान पहुंच गए और देखा कि रात में कई कब्रों को तोड़ा गया है। मौके पर स्थानीय पार्षद सुभाष रावत और पूर्व पार्षद रईस अहमद पहुंचे और नाराज भी हुए। स्थानीय लोगों को उन्होंने नाराज लोगों को शांत भी कराया। ये कब्रिस्तान कितना साल पुराना? ये बहुत साल पुराना है। हम लोग जब नहीं थे, जब से उससे भी पहले थे कब्रिस्तान, मुस्लिम कब्रिस्तान है। कितनी कब्रें होंगी? अरे इसमें कम से कम होंगी हजारों के हिसाब से कब्रें होंगी। क्या मामला था? ये एक लड़का रज्जाक नाम का था, वो रात में 2 बजे कब्रें यहाँ तोड़ रहा था। जब उससे पूछा गया, कुछ लड़के यहाँ पे थे, जब उन लोगों ने वीडियो बनाया, उससे पूछा गया तो उसने ये बताया कि हम भैया अपने पेट के लिए कर रहे हैं, हमसे करवा कोई और रहा है। कौन करवा रहे थे, कोई नाम बताए? और लोग बता रहे कि इरफान करवा रहे हैं। इरफान यही पीछे रहती है। क्या करते हैं वो? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। क्या वो कब्जा कर रहे थे यहाँ पे? अब वो कब्जा करने की उनकी मंशा होगी। जब हम यहाँ जब आए तो देखा हमारे शौहर की कब्र टूटी थी, तो हमने जाके कहा वहाँ पे कि हमें शौहर की कब्र किसी ने तोड़ दी। घर पे जाके कहा भाई से। ये कब्रिस्तान है जी। ये कितने साल से कब्रिस्तान है? अरे हम लोग नहीं थे जब से, उसके पहले से है। ये बाबा दादा से कब्रिस्तान है हमारा। कौन लोग थे जिन्होंने कब्रें तोड़ी, कोई जानकारी हो? नहीं, हम देखा होता तो बताते, जानकारी है। जब आए तो देखा यहाँ कब्र टूटी पड़ी। कितनी कब्रें हैं यहाँ पर? अब ये नहीं पता, हमारे तो पूरे खानदान की कब्रें हैं यहाँ पे, पूरा खानदान हमारा यहीं है। अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। उन्नाव में पुलिस कर्मियों के वसूली के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में यातायात के पुलिसकर्मी लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे के पास वाहन चालकों से पैसा लेते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच कराने की बात कही जा रही है। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे के बंथरा थाना क्षेत्र में एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। इसको लेकर मुख्यालय की ओर से हाईवे पर रूट डाइवर्ट किया गया है और भारी वाहनों को कानपुर रामादेवी से फतेहपुर के रास्ते से होकर लखनऊ भेजने का आदेश हुआ है। इसी बीच ड्यूटी में लगाए गए पुलिसकर्मियों ने उगाही का नया जरिया निकाल लिया है और भारी वाहनों को प्रवेश कराने के लिए वसूली का खेल शुरू कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे की किरकिरी शुरू हुई, जिसके बाद विभाग की ओर से जांच कराने की बात कही जा रही है।
खबर उन्नाव से है, जहां सोशल मीडिया पर बुधवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ दबंगों ने खेत में काम कर रहे किसान को लाठी डंडों से पीटा। कुछ देर बाद ही एक ऑडियो भी वायरल किया गया जिसमें पीड़ित किसान की बेटी एसपी के पीआरओ से न्याय की गुहार लगा रही थी। साथ में पीड़िता ने यह भी बताया कि थाने में उनकी सुनवाई नहीं की गई बल्कि उनका एप्लीकेशन फाड़ दिया गया। इसके बाद आज पीड़ित परिवार एसपी दफ्तर पहुंचा और एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई, जहां एसपी उन्नाव ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। वीडियो किसने बनाया था? सर, हम लोग खेत पे थे, अपने काम कर रहे थे। हम थे, हमारी बहनें थी, हमारी मम्मी थी। हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तभी कुछ लोग आए वहाँ पे, जो कि जिनका नाम है सूरज सिंह और पिन और नीरज, ये सब ठाकुर बिरादरी हैं। सर, ये लोग आए वहाँ पे हम लोगों को गाड़ी में उठा के डाल लिया। उसके बाद सर, इन लोगों ने जब हम लोग गाड़ी में उठा के डाल लिया तो हमारे पापा वहाँ पहुँचे। तो हमारे पापा को बहुत मारा है। सर में चोट है, पैर में चोट है, बहुत जब तक मारे हैं। सर, डंडे से मारा है। और वीडियो में, जबकि आप लोग देख चुके हैं, वीडियो में बताया गया है कि गोली से मार दो, जबकि उन लोगों के पास अवैध असलहा थे। और सर जी, वहाँ उसके बाद हम लोग थाने गए, पापा को लेके अपने थाने गए। वहाँ पे पापा को लिटाए रहे हम लोग, लेकिन वहाँ पे कोई हमसे ये नहीं पूछने आया कि यहाँ पे तुम लोग क्यों आए हो। और उसके बाद हमने एप्लीकेशन दिया सर, एप्लीकेशन दिया तो एप्लीकेशन पढ़ के और उन्होंने फाड़ दी वहीं पे। किसने फाड़ दी? पुलिस वालों ने। उन्होंने सोहरा मुँह थाना, वहाँ पे फाड़ दिया। सर, हम लोग जब यहाँ पे आए हैं एसपी साहब के पास, तब एसपी साहब ने ये बताया है कि वहाँ पे आपका मुकदमा दर्ज हो गया है। सर, जब हमारी तहरीर फाड़ के फेंक दिए हैं तो हम मुकदमा किस बेस पे दर्ज हुआ है? और सर जी, वहाँ पे जब क्रय विक्रय से रोक लगा है, हाई कोर्ट मुकदमा चल रहा है, वहाँ पे सिविल लाइन मुकदमा चल रहा है और एसडीएम साहब के यहाँ से क्रय विक्रय पर रोक लगाया गया है, तो सर ये लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं हमारी ज़मीन पे।